वेलकम टू आवर स्पेशल शो पैसा पॉलिसी और बाजार। मैं हूं विवेक मित्तल। सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। और आज दिवाली के समय पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं क्षितिज महाजन, मैनेजिंग पार्टनर एंड सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं रजत शर्मा, फाउंडर सीईओ सना सिक्योरिटीज़ के। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सर, पैसे से ही शुरू करते हैं, पैसा पॉलिसी और बाजार। तो पैसा कहाँ बनने वाला है, क्षितिज सर आप बताएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए, एंड सभी दर्शकों को, आपके सबके टीम मेंबर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पैसा देखिए, काफ़ी लोग बोलते हैं कि पैसा बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट एक टास्क है, पर अगर पेशेंस पैसे के साथ रखें आप, पीपी का गेम है पूरा, तो पैसा बनता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी यंग जनरेशन आज है जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही है। बहुत अच्छी बात है कि दैट पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं दिन भर दिन। इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पेशेंस आपके साथ होनी चाहिए। कोई भी बिज़नेस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, देखिए वो बिज़नेस जो है रातों रात अपनी प्रोडक्शन को या अपनी अर्निंग को डबल नहीं करता है, अनलेस अनटिल कोई स्मॉल कैप कंपनी हो। आज की डेट में अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं, तो आप जब बिज़नेस बाय करते हैं तो आप उसकी ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर समय देंगे तो पैसा बनता है। हमारा क्या है कि जो कंपाउंडिंग का फ़ॉर्मूला है ना, उसमें सब लोग जो है आर पे फ़ोकस करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा है, रिटर्न क्या आ रहा है। फ़ोकस करना चाहिए टाइम पे, टी पे फ़ोकस करना चाहिए कि कितने टाइम के लिए आप बने हुए हैं। कोई भी चीज़ में पैसा बना है, चाहे आपके पापा-मम्मी की कोई लेट्स से पोस्टल डिपॉज़िट में बना है, पीपीएफ में बना है या रियल एस्टेट में बना है, वो इसलिए बना है क्योंकि उन्होंने समय दिया है उसको। आज की डेट में भी पैसा बनेगा, और पैसा बनने की सबसे बड़ी मैं टिप बोलूँगा वो ये है कि वो आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया के अच्छे बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करें। ग्लोबली भी आज एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया के कुछ अच्छी कंपनीज़ हैं जिसमें हम शो में आगे बात करेंगे, जहाँ आप इन्वेस्ट करके अपना एक अच्छा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। रजत जी, बहुत सारी एसेट क्लास होती हैं लाइक डेट फंड, इक्विटी, रियल एस्टेट। अगला एक साल इस दिवाली से लेकर और नेक्स्ट दिवाली तक आपको क्या लगता है कि कौन सी पर्टिकुलर एसेट क्लास आउट परफॉर्म करने वाली है? ये सवाल विवेक बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल योर व्यूअर्स। जस्ट टू रिफाइन, जो आप अभी क्षितिज से बात कर रहे थे, उसी को जो क्षितिज कह रहा था, मैं रिफाइन करके बोलूँ, पैसा हर एसेट क्लास में बनता है। राइट, पैसा जैसे इन्होंने कहा एफडी में भी बनता है, स्टॉक्स में भी बनता है, गोल्ड में भी बनता है, हर चीज़ बनता है। किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट करके छोड़ोगे उसमें पैसा बनेगा ही, अनलेस आपने कुछ बहुत स्पेकुलेटिव एंड गैम्बलिंग ओरिएंटेड किया। अब एक्विटी में पैसा तेज बनता है, लेकिन एक्विटी का जो रिटर्न है वो लीनियर नहीं है, वो हर साल उस हिसाब से नहीं बनेगा। अगर कोई, तो ये हर क्लाइंट का पोर्टफोलियो आपको अलग रखना पड़ेगा। मैं भी यहाँ पे आके कोई एक एडवाइस नहीं दे सकता कि आपके सारे व्यूअर्स वही मान लें। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे पूरे इंडिया का 14% बन रहा है हर साल में। तो आप किस टाइप के क्लाइंट हो, आपका रिक्वायरमेंट क्या है अगले एक साल में। अगर आप ऐसे हो जो कह रहा है कि मेरे को भाई 8% से कम तो नहीं बनना चाहिए, तो मैं आपके लिए एक अलग पोर्टफोलियो डिजाइन करूंगा। अगर वो ऐसा है क्लाइंट जो कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता इस साल 10-12% कम हो जाए मेरा पोर्टफोलियो, बट अगले 6-7 साल में मेरे को 14 से 18% ईयर ऑन ईयर बनाना है, तो उसके लिए आपको इक्विटी में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि इक्विटी कब चलती है कब गिरती है, अभी भी हमने देखा कोविड के टाइम किसने सोचा था वो इतनी ऊपर जाएगी, तो आपको उसको इक्विटी में लगा के रखना पड़ेगा। विद इन इक्विटी आप किस इक्विटी के एसेट क्लास में हो वो भी आपको देखना पड़ेगा। कोई क्लाइंट है जिसका पोर्टफोलियो 10-12-15 लाख का है और वो डाइवर्सिफाई करके रखना चाहता है, तो हम उसको देंगे कि लार्ज कैप भी लो, मिड कैप भी लो, स्मॉल कैप भी लो, और मार्केट लीडर्स लो। बट अगर कोई क्लाइंट है जो बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, जिसने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, उसका एफडीज में भी पैसा पड़ा है, और उसने कहा मैं 5 करोड़ इक्विटी में लगाना चाहता हूँ, देन आई विल चूज अ डिफरेंट सेट ऑफ कंपनीज, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज, जो मुझे पता है इसको 5-7 साल तक, क्योंकि ये हिस्टोरिकली भी आप देखोगे तो जो मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, ओवर ए 5-7 ईयर पीरियड वो बाकी सारे इक्विटी क्लासेस को बीट करते हैं। तो आई थिंक अभी जहाँ पे हमें एज अ स्टैंडर्ड एडवाइस अगर मुझे कुछ देना होगा, तो मैं बोलूँगा 40 से 50% तो पैसा आपका अभी इक्विटी में होना ही चाहिए। और उसके सिवाय आई थिंक जो आप डेट की बात कर रहे थे, डेट एज एन एसेट क्लास, आई थिंक अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे ही बढ़ते रहे जो कि अभी बढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता डेट बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा। तो गोल्ड में और इंडिविजुअल कंपनी के अगर जो बॉन्ड्स हैं उसमें सबको थोड़ा थोड़ा एलोकेशन करके चलना चाहिए। बिल्कुल। क्षितिज भाई, गोल्ड, लोगों की एक मेंटलिटी है इंडिया में कि गोल्ड में पैसा ख़राब नहीं होता, सेफ रहता है। इंडिया में भी अगर देखें, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अभी 1900 $2000 टच करके 1600 की रेंज में आ गया।
तो वहाँ तो 20-25% करेक्शन आ गया। इंडिया में डॉलर के मुकाबले रुपया डेप्रिशिएट हो गया तो गोल्ड 50,000 पर टिका हुआ है। तो अगर हम गोल्ड एज एन एसेट क्लास देखते हैं तो क्या इसको भी कुछ वेटेज देना चाहिए ओवरऑल पोर्टफोलियो में? बिल्कुल देना चाहिए। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब हम वेटेज देते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास फिजिकल गोल्ड कितना है। तो एवरीबडी शुड काउंट कि उनके पास फिजिकल गोल्ड क्या पड़ा हुआ है। देखिए, गोल्ड का दो एडवांटेज हैं इंडिया में। एक तो ग्लोबल एडवांटेज है, ये हेज है अगेंस्ट एनी एडवर्सिटी जो ग्लोबली होती है। सेकंड, इंडिया में इसका बहुत ऑर्नामेंटल एडवांटेज भी है और वो रहने वाला है बिकॉज हमारे अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं गोल्ड के साथ। तो काफ़ी लोग स्टार्ट करते हैं कि गोल्ड हमारे पास होना ही चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कि देयर आर वेज एंड मीन्स जिसके थ्रू आप गोल्ड को स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है कि आपको ज़रूरी फिजिकल गोल्ड बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले सकते हैं, आप ई गोल्ड ले सकते हैं वॉल्ट में, या फिर आप गोल्ड के ETF या म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। सो देयर आर वेज एंड मीन्स। सो 5 से 7% किसी भी पोर्टफोलियो में किसी भी समय गोल्ड होना ही चाहिए, क्योंकि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को शील्ड भी करता है एडवर्सिटी में, एट द सेम टाइम आपकी गोल्ड नीड्स को भी पूरा करता है। भाई आपने गोल्ड ले रखा है, आपको 10 साल के बाद लेट्स से बिटिया की शादी है, या कोई आपके 10 साल के बाद 15 साल के बाद आपको यूसेज है गोल्ड का, फिजिकल गोल्ड का, आप डोनेशन करना चाहते हैं मंदिर में, कुछ भी करना चाहते हैं, आपने सोचा मैं इतने टाइम के बाद मैं करूँगा, आपने गोल्ड में सिप करके छोड़ दी। अब गोल्ड की वैल्यू जो है म्यूचुअल फंड की, अगर उसका बस एक्सपेंस कम कर दें या ETF ले लीजिए जिसका एक्सपेंस भी कम है, तो इन लाइन विद जब गोल्ड के प्राइस के साथ मूव कर रही है। अब आपने खुद ही बोला कि दैट डॉलर अप्रिशिएट हुआ तो प्राइस नीचे नहीं गिरा, 50 पे बना हुआ है। बट आई एम सेइंग आपको तो गोल्ड चाहिए ना, आपको प्राइस से क्या मतलब है 10 साल के बाद। तो जब आपको चाहिए, आपने रिडीम करा, आपके पास गोल्ड आ गया। सो गोल्ड हैज़ टू बी 5 to 7% इन अ पोर्टफोलियो। जी रजत भाई, ये डॉलर अप्रिशिएट तो हो गया और विजिविस लगभग सारी करेंसीज के अगेंस्ट हो गया, लेकिन डॉलर की एक्सेप्टेंस अब कम होती जा रही है। क्या लगता है कि डॉलर के बुरे दिन भी आएंगे क्या? देखो, अगर यूएस में इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल होता इनसे तो डॉलर के बुरे दिन तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी लार्जली ग्लोबल रिजर्व करेंसी तो डॉलर ही है। कहीं पे भी किसी को कुछ भी लेना है वो डॉलर में ही लेते हैं। आज रशिया में जो लड़ाई हो रही है और नीटो के साथ उनका जो हो रहा है उससे थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज वहां से तेल खरीद रही है, रशिया से एनर्जी खरीद रही है, एंड दे आर हैप्पी नॉट टू एक्सेप्ट डॉलर। बट आई थिंक डॉलर की जो अप्रिसिएशन हुई है वो इस वजह से नहीं हुई। डॉलर की अप्रिसिएशन ज़्यादा इसलिए हुई है कि उन्होंने कोविड के दौरान अमेरिका ने बहुत बार इंटरेस्ट रेट कट किया था 0% पे, कितनी देर तक वो इंटरेस्ट रेट आता। अब जब वो इतनी अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो पैसा खिंचता है। जैसे मार्केट में आया था जब इंटरेस्ट रेट कट होने शुरू हुए थे तो कितना स्पीड पे मार्केट फैला था, फेड की बैलेंस शीट कितनी एक्सपैंड कर गई थी। अब जैसे जैसे वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो वो पैसा वहाँ वापस जाएगा। तो जैसा आपने कहा, हर करेंसी के अगेंस्ट डॉलर अप्रिशिएट करेगा और वो कर भी रहा है। आज अगर आप पाउंड स्टर्लिंग को देखो इंडियन करेंसी के, तो कितना अराउंड 14 या 15% टूट गया पिछले 8-10 महीने में। बट डॉलर, पाउंड, डॉलर, रुपी सारे इक्वल परसेंटेज में करेक्ट हुए बिकॉज डॉलर इज अप्रिशिएटेड। सो इंडिया ने शायद ब्रिटेन से अच्छा किया और देशों से अच्छा किया, बट जहाँ डॉलर का सवाल आता है वो उनके अपने देश की प्रॉब्लम है, उनको अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो वो डॉलर को काफी स्क्वीज कर रहे हैं। रितेश भाई, ये जो चल रहा है कि यूएस में मंदी की बात हो रही है, यूरोप में मंदी की बात हो रही है, पिट हमारी करेंसी रही है, इमर्जिंग मार्केट की करेंसी रही है। सर, ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझाइए कि किस तरह से ये ट्रेड क्यों होता है, इस तरह से क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, हमारा रुपया वीक हो रहा है, यूएस की इकोनॉमी खराब कर रही है, उनका करेंसी स्ट्रांग हो रही है। इसको बताएं जरा। सो रजत ने एक बड़ी अच्छी बात बोली अभिलाष आंसर में, दैट हमने यूके विज़ यूरोप, सारी अगर यूरो की बात करें, हमने उनसे बेटर किया है कि सारी करेंसीज टॉप की जो वर्ल्ड की 4 करेंसीज हैं वो आपकी डिप्रिशिएट की है विज़ डॉलर। हम कम डिप्रिशिएट किए हैं बिकॉज हम विज़ बाकी इकोनॉमी से हम बेटर कर रहे हैं आज की डेट में। अब ये होता क्यों है, बहुत सिंपल से मैं लैंग्वेज में समझाऊंगा कि जैसे आपका प्रिंटिंग ऑफ मनी होता है, सर्कुलेशन में मनी जाता है, तो आपकी करेंसी जो है वो वीक होती है। पर जैसे आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हो, अब यूएस क्या है, यूएस इज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट हेवन इन्वेस्टमेंट के लिए। आज जब 3.5-4% का रिटर्न यूएस का बॉन्ड दे रहा है, जिसको समझा जाता है कुछ भी हो जाए वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, दुनिया खत्म हो जाए तो अलग बात है, पर अदरवाइज डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो पैसा वापस खिंचता जा रहा है। जैसे मैंने लास्ट आंसर में बताया कि आर्बिट्राज जब कम हो जाता है इमर्जिंग इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करने का, तो पैसा भाई उनके लिए तो 4% भी मिल रहा है ना, तो वो भी है, तो वो वापस जा रहा है। जब करेंसी आपकी वापस जा रही है आपके सिस्टम से, तो क्या हो रहा है, डॉलर सक हो रहा है मार्केट से बाहर, आपके रिडम्पशंस आ रहे हैं, बॉन्ड मार्केट से भी आ रहा है, इक्विटी से भी आ रहा है, तो आपकी करेंसी जो है वो विज़ डॉलर करेक्ट करती है।
Okay. डिप्रिशिएट होती है। सेकेंड पार्ट, हमारी डिपेंडेंसी ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी कम हुई है डॉलर और बाकी एसेट क्लासेस में, और लकीली फॉर अस फ्यूल प्राइसेस आर लेस देन 100। अगर ये फ्यूल प्राइसेस भी थोड़ा अगेंस्ट रहते हैं हमारे, तो हमें थोड़ी और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी, करेंसी और ज़्यादा फास्ट डिप्रिशिएट होती। थर्ड पार्ट, हम जो है नेट जो हैं इम्पोर्टर्स हैं, हम अभी भी हमारा एक्सपोर्ट जो है वजह इम्पोर्ट काफ़ी कम है, और हमारा मेन इम्पोर्ट जो है वो है आपका ऑयल। तो जब तक वो रहने वाला है तब तक हम डिप्रिशिएट होते रहेंगे। भाई आज की डेट में आप 6-6.5% की इन्फ्लेशन पे हैं, उनकी इन्फ्लेशन ज़रूर ज़्यादा हो गई है आज की डेट में। भाई करेंसी डॉलर, वो यही आपने बोला ना कि शायद कर यूएस अच्छा नहीं रहा है पर डिप्रिशिएट हम हो रहे हैं, उसका कारण ये है। बट आने वाले टाइम में ये डिपेंडेंसी कम होगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और उसके लिए रिटेल पार्टिसिपेंट जो देख रहे हैं उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। जब वो इक्विटी मार्केट में खुद आएंगे, अपनी कंट्रीज की कंपनीज में खुद इन्वेस्ट करेंगे, तो डिपेंडेंसी दिन बर दिन कम ही होगी आपकी, तब डिप्रिसिएशन कम होगा आपका। बिल्कुल। तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट करें, बॉन्ड मार्केट की बात हो गई, करेंसी की बात हो गई। रजत भाई, ये बताइए ये रियल इस्टेट का क्या करना चाहिए? बहुत लोग फ्लैट लेने का प्लान कर रहे होते हैं, अभी भी कर रहे होंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। हालांकि अब लोगों को ये समझ आ गया है कि हमारे भारत में 8-9% पर होम लोन लेने में किसी को तकलीफ नहीं होती, वो 8% पर आ जाता है या 9% पर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम तो 1.5% पर मंथ वाले लोग हैं जो कि बिजनेस के लिए लोन ले लेते हैं, तो 18% तक हमें कैपेसिटी है हमारी। क्या रियल इस्टेट पर कुछ इम्पैक्ट आने वाला है ये जो ग्लोबल रिसेशन है इसका कुछ? क्योंकि इनडायरेक्टली कई बार आ जाता है, हम इंटरेस्ट रेट को ना कंसीडर करें, लेकिन कुछ जगह पर डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, कुछ बड़े बड़े फंड हाउसेज होते हैं, वो बड़ी बड़ी रियल इस्टेट कंपनी से अपना पैसा खींच लेते हैं, अल्टीमेटली वो रियल इस्टेट कंपनी कोलैप्स कर जाती है। तो इस तरह का हमने मतलब बहुत ये LFS, DHFL, येस बैंक के समय पर भी देखा था कि बहुत सारी कंपनीज के साथ प्रॉब्लम हो गया था, रियल इस्टेट को कोई फंड नहीं देना चाहता। क्या सही है पैसा फ्लैट ले लें, मकान ले लें, प्लॉट ले लें? इसमें विवेक 2-3 चीज़ें हैं जो आपने पूछी। सबसे पहला तो जहाँ तक फ्लैट लेने की बात है, इसमें भी आई थिंक, मुझे नहीं पता क्षितिज का इसमें क्या व्यू रहेगा, बट इसमें फाइनेंशियल एडवाइजर्स में अगर आप हम सबसे पूछें तो सबका व्यू बहुत डिवाइडेड है। आपको ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी मिलेंगे जो बोलेंगे घर लेना और इतने हाई इंटरेस्ट पे लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बैंक में रखो, किराए पे रहो, ऐसे भी हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है दैट पहला घर आपको लेना चाहिए, एवरीबडी हु कैन अफोर्ड टू बाय, उसको अपना एक घर लेना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए। बट जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मेरे को नहीं लगता इंडिया में, मुझे नहीं लगता रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से पहले चला, एक साल में कोई लोगों ने 100 रुपए की चीज़ को 1000 नहीं होते देखा, उन्होंने 100 रुपए की चीज़ को 1 लाख होते देखा, खासकर एनसीआर रीजन में, गुड़गांव, नोएडा। मुझे नहीं लगता रियल एस्टेट में कोई ऐसा अप्रिसिएशन आने वाला है, और उसकी वजह से मैं कहूँगा कि आप बाकी एसेट क्लासेस को इग्नोर करो और रियल एस्टेट खरीद लो। इनफैक्ट मैं बोलूँगा अगर किसी के पास एक्सेस रियल एस्टेट है, उसको लिक्विडेट ही करना चाहिए इस टाइम, और पैसा अच्छी जगह लगाना चाहिए। जहाँ तक सवाल है आपका कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनियाँ इंडिया की डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं, वो तभी हो सकता है जब मिडिल क्लास जो इतना हमारा बर्जनिंग बड़ा मिडिल क्लास है, वो अपने लोन्स वापस देने में सामर्थ ना हो, ना दे पाए। ऐसी सिचुएशन मुझे तो आती लगती नहीं है, और अगर आए भी तो अब 2008-7 की तरह ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट कंपनीज बहुत हैवी हैं हमारे इंडेक्स में या निफ्टी में या सेंसेक्स में, है ही नहीं। इनफैक्ट उनका वेटेज है ही नहीं बहुत ज़्यादा। जहाँ तक कंपनियों के डिफ़ॉल्ट होने की बात है बैंक्स के, अगेन मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कोई एक्सपोजर है बैंक्स का रियल एस्टेट सेक्टर को जो 2008 में था। उस टाइम पे पता नहीं आपको याद होगा, यूनिटेक, डीएलएफ, सबका बैंक्स की बुक में बहुत बड़ा एक्सपोजर था। अब एक्सपोजर वहाँ इतना नहीं है। सो मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से कि रियल एस्टेट में या फर्स्ट तो कोई प्रॉब्लम आएगी, और सेकंड आई भी तो उसका कोई ग्लोबल या इंडियन इकोनॉमी पे खासकर इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, रियल एस्टेट से दूर रहें, बट हाँ अपना घर जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल, अपना घर जरूर लेना चाहिए। क्षितिज भाई, वैसे भी जब एक आदमी होम लोन लेता है, 20 साल के लिए लोन लेता है, उसमें 20 बार इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब लोन ले रहे हो तो उस समय लो इंटरेस्ट रेट ही चल रहा हो, अभी हाई चल रहा है, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मंदी आएगी, फिर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएंगे। तो क्या आप मानते हैं कि आप कंसीडर ही करना चाहिए कि हमें इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शनली कुछ हाईएस्ट लेवल पर, लाइक यूएस में हो गया कि आधा 1% पर लोन लेते थे और अचानक से 4-5% पर, अब मैं उनका देख रहा था कि जैकमा और जो उनकी वो कंपनीज़ हैं, उनका मोर्गेज जो रेट है वो 5-6% पर पहुंच गया है। तो इतना एक्सेप्शनल मूव पर नहीं लेना चाहिए, बट
नॉर्मल में तो ठीक है। नॉर्मल में इनफैक्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, एंड आई टोटली इको विद व्हाट रजत इज सेइंग, मेरे भी व्यूज़ 100% जो आप बोल रहे हो वही हैं। एक घर आपका होना ही चाहिए, बिल्कुल। और वो इसलिए ज़रूरी है इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे रेंटल यील्ड 2% ही है, क्योंकि आप 1 करोड़ का घर लेते हैं 30,000 का रेंट पे मिल जाता है। क्योंकि एक घर इसलिए चाहिए कि एक छत तो चाहिए जो आपकी हो, और वो अच्छा घर होना चाहिए आपका। अब रही 8% है, 7% है, 9% है, उससे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको सरकार 3.5 लाख का तो वैसे भी बेनिफिट दे रही है, 2 लाख इंटरेस्ट इनकम का, और 1.5 लाख का आप एटीसी के अंदर वो होम लोन का भी आप यूज़ कर सकते हैं जो प्रिंसिपल पे कर रहे हैं। अब वो आपको बेनिफिट ऑलरेडी मिल रहा है। अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं तो 1 लाख का तो सीधा बेनिफिट मिल रहा है। ईएमआई में जो आपका फ़र्क पड़ता है हर परसेंटेज के साथ 1000 रुपीज़ का, आप समझिए आज की डेट में 1 लाख पे, आज की डेट में क्या है कि आप जब पैसा दे रहे हो तो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट पे दे रहे हो, उसका रिड्यूसिंग आउटस्टैंडिंग पे दे रहे हो, आप पूरे पे नहीं दे रहे हो। वो इतना जो लोन का अमाउंट दिखता भी है 9%, वो एक्चुअली में 9% कैलकुलेट होता नहीं है। इनिशियल ईयर्स में आपको ज़्यादा लगता है बिकॉज इनिशियली इंटरेस्ट पेमेंट आपकी पे होती है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर राइट, देखिए कॉस्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस इन इंडिया, कॉर्पोरेट इंडिया के लिए भी 9-10% है। जहाँ तक 8, सवा 8 तक हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, किसी को कोई असमर्थ हो पा रहा है अपनी ईएमआईज़ को मैनेज करने के लिए, तो इंडिया में आप 20 से 25 से 30 साल तक भी टेन्योर बढ़ा सकते हैं। तो वो आपके पास एक विंडो है जो नहीं करनी चाहिए, पर अगर लगे कि हाँ आप असमर्थ हो रहे हैं तो आप उसको इंक्रीज करा लीजिए, आप वो कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने क्रेडिट स्कोर पे काम कीजिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो सिबिल है अगर वो अच्छा है, तो अगर आपका लोन आज जैसे 9.25 9.5 पे चल रहा है जबकि मार्केट रेट 8.25 है और ओवर अ पीरियड टाइम आपने क्रेडिट स्कोर बेटर किया है, तो आपको कहीं और ट्रांसफर करा के उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, जो एनबीएफसीज चार्ज करती हैं आपसे 14, 15%, 18%, वो आपके क्रेडिट स्कोर खराब होने की वजह से ही करती हैं। अगर आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल है, आपने समय पर ईएमआईज दी हैं, समय पर जो भी आपने पुराने लोन्स या कुछ भी आपने कहीं डिफॉल्ट नहीं किया है, तो आपको 8% और 8.25% जो भी रेट होगा आपको मिल जाएगा। मैं इसमें विवेक कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मेरे को किसी ने पूछा क्रेडिट स्कोर अच्छा होता कैसे है, मैंने कहा क्रेडिट स्कोर अच्छा करने के लिए क्रेडिट लेना पड़ेगा, और क्रेडिट लेना पड़ेगा, और क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल अपना क्रेडिट कार्ड लो और उस पर खर्च करो, और आपको 50 दिन तक का फ्री इंटरेस्ट पीरियड मिल रहा है, आप उसको भी एंजॉय करो। मेक श्योर आप अपनी पेमेंट टाइम पे कर दो, क्योंकि जो क्षितिज कह रहा है वो बहुत क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स का जो रेट है बहुत कम हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको क्रेडिट स्कोर पे अपने काम करना चाहिए सबको। बिल्कुल। तो रियल एस्टेट कवर हो गया, करेंसी कवर हो गया, बॉन्ड मार्केट कवर हो गया, और गोल्ड भी कवर हो गया। अब इक्विटी पर चलते हैं। इक्विटी में क्षितिज भाई क्या लगता है, 1 साल 2 साल, देखिए भले ही दर्शक हमारे सुन रहे होंगे, सब देखते भी हैं, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म बनता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही बनता है। जब उसका शेयर कोई फंस जाता है तब वो बोलता है कि मैं अब इन्वेस्टर हूँ, इसमें मैं लॉन्ग टर्म रखूँगा। लेकिन जहाँ उसका शेयर 100 रुपये का 200 रुपये हुआ, भले ही वो 15 दिन में होता है या 15 महीने में होता है, वो निकल जाता है अपना 100% प्रॉफिट बुक कर। सर क्या लगता है अगला 1 साल कैसा रहने वाला है? देखिए 60 करोड़ पॉपुलेशन जो है 40 साल से नीचे की उम्र की है, और मुझे लगता है ये जो मिलेनियल्स और जो जेनजी हैं, मिलेनियल्स जो 80 के बाद बॉर्न हुए हैं, जेनजी जो 2000 के बाद बॉर्न हुए हैं, ये हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। ये जनरेशन के पास 4G का क्या 5G का भी एक्सेस आ गया। अब हमारे टाइम में, मेरे रजत के टाइम में तो हमें फिजिकल बैलेंस शीट्स मंगवाते थे, वो पढ़ते थे और वहाँ से लर्न करना शुरू करते थे। नेट तो चलता ही नहीं था, बुक आती थी। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू एनालाइज, बस वो हम एनालाइज करते थे। मैं ये मानता हूँ कि दैट इक्विटी का कल्ट इंक्रीज हो रहा है, एंड काफ़ी बच्चे जो हैं वो लॉन्ग टर्म जा रहे हैं। और जो दर्शक ये सोचते हैं कि 100 का 200 हो गया, मैं उनको यही बोलूँगा, अगर कोई भी एक्स शेयर है, आप कोई भी शेयर ले लीजिए, एंड मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोई भी शेयर ले लीजिए, अगर वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी डबल कर रहा है, उस कारण से उसका भाव डबल हो रहा है, तो बैंक वहाँ बंद नहीं हो रहा है। वी आर अंडर बैंक्ड एज ए कंट्री, वी आर अंडर बैंक एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हमारे पास स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत है। तो आपको लगता है वो 200 तक की जर्नी है, पर वो जर्नी हो सकता है 2000 तक की हो, 2 लाख तक की हो। तो आप समझिए, अगर आपको इक्विटीज़ में पैसा नहीं चाहिए है, जो पैसा आपने लगाया हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉफिट बुक करने की नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब आगे कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब आप दूसरा ICICI बैंक या HDFC बैंक ढूंढेंगे या कोई भी और कंपनी ढूंढेंगे। सो आपको समझना है कि यार जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो ये आपके रिटायरमेंट कॉर्पस है, ये आपका आगे पास ऑन जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना वो कॉर्पस है। और सबसे बड़ी बात, इक्विटी एक्सपेंडिंग एसेट क्लास है। दूसरा रियल एस्टेट है,
पर रियल एस्टेट में रजत ने बहुत अच्छा कवर किया। देखिए, एक तो लिक्विडिटी नहीं है, हम्म। दूसरा रेंटल इनकम नहीं है, तीसरा आपको तो एक ही घर में रहना है, तो आप 10 घर लेके क्या करेंगे? सही। आपने पैसा फंसा दिया। और आई टोटली इको हिम कि अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, इनफैक्ट आप उसमें से कुछ बेच के बेटर एसेट क्लासेस में लगाएं। इनफैक्ट तो मुझे लगता है इक्विटी में आज वो दम है इंडिया में इन्वेस्टमेंट का कि आप नॉमिनल जो जीडीपी ग्रोथ है आने वाले टाइम में हम 12 से 13% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तो आपको इंडेक्स ही दे देगा। राइट, आपको एक्टिव फंड जो है 2-3% एक्स्ट्रा दे देंगे। राइट। तो 15% का मतलब है कि 5 साल में पैसा डबल और 10 साल में 4 गुना, अगर इस तरह से कंपाउंड होता है। कौन सा एसेट क्लास आपको 10 साल में पैसा 4 गुना करके देगा? बिल्कुल, पर 4 गुना देखने के लिए आपको 10 साल रुकना पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे भी अगर सेंसेक्स को भी देखें तो हर 10 साल में डबल तो आराम से हो जाता ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा ये हो 7-8 साल नहीं चला वो अलग बात है, बट आई एम सेइंग अर्निंग्स पार्ट पे जाएँ तो आपका रिटर्न कंपनी की अर्निंग के हिसाब से ही आएगा। अगर वो अपफ्रंट हो गया बिकॉज़ मार्केट में सेंटिमेंट बढ़ी है। देखिए, प्राइस क्या है स्टॉक का? प्राइस इनटू अर्निंग, एक पी होता है इनटू अर्निंग। बिल्कुल, तो अर्निंग कट जाता है, प्राइस आ जाता है। तो जब सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं तो पी आपका मल्टीप्लाई होता है बिल्कुल, और अर्निंग तो जा ही रहा होता है। पर सेंटिमेंट जब खराब हो, जब कोविड का टाइम आया था, अर्निंग तो आ रही थी बिल्कुल, तब तक, बट पी हाफ हो गया था, तो मार्केट 40% टूट गई थी। बिल्कुल। तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि देखो कंपनी तो अच्छा काम कर ही रही हैं, पर उसकी अर्निंग्स सपोर्ट करना चाहिए जो मार्केट सेंटिमेंट जिस साल सपोर्ट करते हैं तो उस समय 100% रिटर्न भी बन जाता है। बिल्कुल। रजत भाई, ये जो दिवाली से दिवाली तक अगर हम देखें कि अभी तो ये जो ईयर था, लास्ट दिवाली टू दिस दिवाली, आईटी ने अंडर परफॉर्म किया। 38,000 का इंडेक्स 26,000 के अराउंड आ गया। अगर हम देखें तो एफएमसीजी ने आउट परफॉर्म कर लिया थोड़ा सा। मेटल स्टेबल रहा है। ऑयल एंड गैस थोड़ा सा चला बीच में, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद, आई मीन जो जुलाई के बाद, वहाँ पर थोड़ी, जब से विंडफॉल टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, वहाँ पर भी सारे प्रॉफिट्स चले गए। सर, क्या लगता है कि कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पर कि फोकस करना चाहिए इक्विटी इन्वेस्टर को? देखिए, मैं इसका आंसर तो कर देता हूँ, बट मैं आपको ये बता देता हूँ, और मैं हर साल बोलता हूँ क्योंकि मैं कई बार ऐसे दिवाली शोज़ करता हूँ। मैं हर साल बोलता हूँ, अगर आपका व्यू स्टॉक मार्केट पे दिवाली टू दिवाली है, हाँ, तो आप स्टॉक मार्केट में रेडी नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। आपका व्यू इसमें लंबा होना चाहिए। फिर भी अगर आप मेरे से अभी सेक्टर्स की बात करो, ये एक ओवरऑल मार्केट कैसा बिहेव करेगी उसके हिसाब से सेक्टर्स ये चलेंगे। उन लोगों बट के लिए जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 10 स्टॉक पड़े हुए हैं, अगर उनको 11वां लेना हो तो क्या करते हैं? नहीं, पहले तो आप ये देखो कि हमें- 10 जो हमें- पड़े हुए हैं उनमें से कुछ बेच के हाँ, कुछ और करना बेच चाहिए कि कर, नहीं। हाँ, तो आंसर ही अगर आप मेरे को पूछोगे तो मुझे लगता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में हर सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए। बट फिर भी अभी जहाँ पे हम हैं, जहाँ पूरी दुनिया में बात हो रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, पूरी दुनिया में बात हो रही है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की, वहाँ मुझे लगता है कंजम्पशन स्टॉक्स और ऐसे स्टॉक्स जिनके अंदर डेट नहीं है जिन कंपनियों पे, वो ज़्यादा अच्छा करेंगे। जैसे कंजम्पशन की आपने बात की, 2-3 स्टॉक्स जो हमने अभी ऐड किए हैं, आईटीसी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कैंपस फुटवेयर, ये जितने भी स्टॉक्स हैं जिनमें कंपनियों में डेट नहीं है और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी तो इनका मार्जिन एक्सपेंशन होगा क्योंकि इनके रॉ मटेरियल की कीमतें कम होगी। तो जो सरकारें करने की कोशिश कर रही हैं कि इन्फ्लेशन किसी तरह कंट्रोल में आए, और उसको करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का एक ही बड़ा टूल होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाओ। वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो जो रेट सेंसिटिव हैं उनको तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जो कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं वो मुझे लगता है एफएमसीजी, फार्मा, ये अच्छा करेंगे। तो इस साल से अगले साल तक आप अगर अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐड करें, जो कि हर साल आपको पोर्टफोलियो में जैसे जैसे पैसा आए, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था 40 से 50% स्टॉक्स में होना चाहिए। अब अगर आप ऐसे क्लाइंट हो जिसकी इंक्रीमेंटल इनकम है और हर महीने 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी है वो ऐड हो रहा है, तो उसमें से आप 2-4 लाख के तो स्टॉक्स नए ले ही रहे हैं। तो वो आपको अभी इस साल फोकस रखना चाहिए कंजम्पशन पे, एफएमसीजी, फार्मा, उनमें भी वो कंपनियां जिनके ऊपर डेट नहीं है, कर्जे नहीं है, कि इंटरेस्ट रेट का उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। जैसा मैंने कहा, आईटीसी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कैंपस फुटवेयर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमने अभी रेकमेंड किए हैं। मैंने एक छोटा बैंक स्टॉक भी रेकमेंड किया है, फेडरल बैंक, और वो इसलिए कि मुझे लगता है छोटे बैंक्स, फेडरल, आईडीएफसी, ये बैंक्स बड़े एस्टैब्लिश बैंक से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे क्योंकि इनकी रीच, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट बुक्स जनरली ऐड कर लेते हैं क्योंकि इनके एक्सपेंस कम है, और अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे सब ड्राइव हो रहा है तो इनका एक्सपेंस कम होता है, कि अपना ज़्यादा फोकस उस तरफ रख सकते हैं। और फेडरल बैंक खासकर अभी पिछले हफ्ते रिजल्ट आए थे, आई थिंक 9 साल का बेस्ट परफॉर्मेंस उनका रहा, 53% नेट प्रॉफिट बढ़ा। एंड नहीं, ऑल टाइम हाई तो नहीं, 131-132 रुपये का था, बट एनपीएज इज 0.78। जैसा अभी क्षितिज कुछ देर पहले कह रहे थे कि बैंकिंग में एनपीएज बहुत कम हो गए हैं,
एंड अभी भी हम अंडर बैंक्ड हैं, तो ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे, बट ब्रॉडली रेट सेंसिटिव से अगले 1 साल तक। बट यू नो, मैं खुद आपको बोलता हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ अगले 1 साल में क्या होगा, और कोई भी आपको कह रहा हो थोड़ा गैम्बल कर रहा है इसमें, ओके बिल्कुल कोई 100% नहीं कह सकता अगले 1 साल में क्या होगा। अभी क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क भी बहुत ज्यादा चल रहा है, करेंसी रिस्क चल रहा है। ये तो चलता रहेगा, ये तो हर साल कुछ ना कुछ बदलता रहेगा, आता रहेगा, लेकिन यही सेंसेक्स 2000 भी था, 4000, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, ये 60 भी होगा, ये 1 लाख भी जाएगा। बिल्कुल कभी कोविड आ जाएगा, कभी लड़ाई आ जाएगी, ये तो चलता रहेगा, लेकिन आप डाइवर्सिफाई करके रखें, धीरे धीरे स्टॉक्स ऐड करें। बिल्कुल। क्षितिज भाई, कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसा वेरिएबल जिससे कि मार्केट में किसी पार्टिसिपेंट्स को घबराना चाहिए कि हाँ, अगर ये इमर्ज हो जाता है बड़े तौर पर, लाइक रशिया यूक्रेन, वहाँ पर नाटो वर्सेस जो रशिया की सेना खड़ी हुई है और न्यूक्लियर वॉर की भी बातें होती हैं। अब न्यूक्लियर छूट जाएगा तो फिर तो पोर्टफोलियो भी खत्म और सब कुछ खत्म, ऐसा बहुत सारे लोग इसको मीम्स बनाकर बात कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, कौन सा फैक्टर है जहां पर कि मार्केट में डरना भी चाहिए? सो इफ़ यू आस्क मी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो आज की डेट में आप बात कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, तो जब उसके बाद तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं कि पैसा बने नहीं बने। वर्ल्ड इज़ ओवर, देन देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन कि पैसा है कि नहीं। एक सेक्टर है जो मेरा बहुत पसंदीदा भी है, बट उसमें वन शुड बी वॉचफुल, मे बी अ क्वार्टर और टू आप वॉचफुल होकर चलें, जो है आईटी सेक्टर। ओके ऑल्दो इन ल्यू ऑफ की दैट फॉरेन में आपका रिसेशन आएगा, बिल्कुल और उस कारण से आईटी की हमारी डिपेंडेंसी बिकॉज यूएस और यूरोप में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बिजनेस इफेक्ट होगा, और एट्रिशन है बिकॉज इस समय द एंटायर सेक्टर इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्न अराउंड। तो वहाँ पे हो सकता है जेस्टेशन थोड़ा लंबा हो, जबकि वो सारी न्यूज़ अभी प्राइस में है। यही इन्फोसिस, अगेन देयर इज नो रिकमेंडेशन, यही इन्फोसिस आपको इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। ये इन्फोसिस आपको 2000 में अच्छा लगता है, वही 1400 पे खराब लग रहा है आज। बिल्कुल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दैट एक वो सेक्टर है जहाँ पे आप सेक्टर स्पेसिफिक ना होके आप फंड स्पेसिफिक होके जा सकते हैं। बिल्कुल मान लीजिए आप डाइवर्सिफाइड अपने म्यूचुअल फंड ले लिया, उसमें आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। हम्म, बट अगर कोई बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहा है कि मैं इस सेक्टर के लिए कुछ कर लूँगा, तो उसमें चीज़ें थोड़ी नेगेटिव हो सकती हैं, जो एक सेक्टर है। दूसरा ब्रॉडर, इफ़ यू आस्क मी, इंडिया का इंफ्रा प्ले जो है जब तक स्टोरी स्पैन आउट नहीं हो तब तक थोड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट दोबारा ऊपर चले गए हैं। जब तक बिल्कुल। 6.5-7 पे था तब तक लग रहा था बिल्कुल कि इंफ्रा में आपको बोरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है कंपनीज को, बिल्कुल तो उस पे जस्ट बी लिटिल वॉचफुल। ऑल्दो आज की डेट में थैंक्स टू हमारा पूरा इकोसिस्टम पिछले 9 से 10 साल में क्लीनिंग हुई है, बैंक से लेके हर सेक्टर की, और एनपीएस बैंक के ही नहीं, काफ़ी बुक्स कॉर्पोरेट इंडिया की भी क्लीन हुई है। थैंक्स टू एनसीएलटी काफ़ी पैसा वापस भी आया बैंक्स के पास और लेंडर्स के पास। तो आई थिंक ये दो सेक्टर्स पे थोड़ा लिटिल बीइंग वॉचफुल, एंड देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट इंडिया। देयर आर वेरी गुड सेक्टर, जो रजत ने बोले, उसमें 2 सेक्टर मैं ऐड करता हूँ, बैंकिंग और डिफेंस। इंडिया के बहुत अच्छे करेंगे 2 सेक्टर वो। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में बैंकिंग हमेशा बहुत अच्छा करता है, आपके निम्स बढ़ते हैं, आपके एनपीएस ऑलरेडी कम है, और लोन जो होते हैं रेपो लिंक्ड होते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं, डिपॉजिट एडजस्ट नहीं होते हैं। तो ये 2 सेक्टर हैं जो आप अपने ट्रैक पे डाल रख सकते हैं, पर अगर आपके पास टाइम है तो ये सब करिए, अदरवाइज एक फंड रूट लीजिए, दैट्स द राइट थिंग टू डू। बिल्कुल। रजत भाई, वैसे तो ये क्वेश्चन इररेलेवेंट हो जाता है जब आप लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से सोच रहे होते हैं, लेकिन जब आप फॉरवर्ड ईपीएस को डिस्काउंट कर और करंट पी पर देखते हैं, क्या लगता है कि अगले 2 साल की अगर ईपीएस को डिस्काउंट कर देखा जाए तो निफ्टी सेंसेक्स कहाँ लगते हैं? अभी जहाँ है मुझे एक्सपेंसिव लगते हैं, जहाँ निफ्टी अभी है मुझे Okay. एक्सपेंसिव लगता है। Okay. और मुझे ये भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई गिरा। आई थिंक हम अपनी पीक से 6-7% नीचे। राइट। और अगर आप बाहर की मार्केट्स देखें, अभी जैसे आईटी की बात हो रही थी, आईटी का अगर किसी को एक्सपोजर लेना हो, और आजकल तो इंडिया में हर म्यूचुअल फंड हाउस के पास एक फॉरेन फंड है जो बाहर का खरीद सकते हो, और डायरेक्ट रूट आप इक्विटी में कर सकते हो। तो अगर आईटी में एक्सपोजर लेना है, बिल्कुल नैस्डैक विच इज एंटायरली आईटी है ही आईटी सिर्फ, अपने पीक से 40% टूट चुका है। राइट। और इंडियन मार्केट निफ्टी को अगर आप देखो तो 5-6% ही 18,600 वो से नीचे है। और आई थिंक ये 17,200 है। कहीं ना कहीं इसको थोड़ा करेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज क्या है इंडिया में, अनलाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और मेनी कंट्रीज, यहाँ पे अर्निंग्स काफी स्ट्रांग आ रही हैं कंपनीज की, तो Right. ग्रोथ बहुत अच्छा है। और Okay. सारे ही सेक्टर्स में कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें ग्रोथ सफर हो रही है। और बारिंग आई थिंक ऑयल एंड गैस, वो भी बिकॉज क्रूड प्राइसेस बहुत ऊंचे नीचे नहीं, बहुत वॉलेटाइल रहे। तो Right. उससे स्टेबल रहें तो ठीक है, क्योंकि इनका
अदर देन अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी जैसे ओएनजीसी वगैरह, बाकी कंपनी जैसे रिलायंस है, उनका तो रिफाइनिंग मार्जिन पे, बिल्कुल तो हिले ना प्राइस तो ज्यादा अच्छा है, उनको तो अपने जीआरएम्स पे ही काम करना है, तो बिल्कुल। उसकी वजह से ऑयल एंड गैस थोड़ा स्ट्रगल किया। बट उसके सिवा बाकी सारे सेक्टर्स देखो, बैंकिंग के रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त है, एफएमसीजी कंपनीज देव मेड अ कमबैक, आईटी के भी रिजल्ट्स खराब नहीं है, अभी फॉरवर्ड गाइडेंस इन्फोसिस टीसीएस सबकी बहुत अच्छी रही, तो मुझे नहीं लगता सेक्टरली इंडिया में कोई वीकनेस है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन है। तो 2 साल का अगर आप व्यू देखेंगे और रिजल्ट्स ऐसे ही आते रहे जैसे आ रहे हैं, तो ईपीएस इंप्रूव करता रहेगा, तो यहाँ से भी कोई बड़ी बात नहीं है अगले 2 साल में हम 10 से 14% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर सकें। बिल्कुल, तो 10 से 14%। जस्ट टू ऐड बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, अगर हम लेट्स से मार्केट ग्रो नहीं भी करती है जो एक साल में हुआ है, पर ईपीएस तो ग्रो किया ही है आपका, तो आपके फॉरवर्ड अर्निंग जो है वो जो पी है वो वैसे ही कम हो गया है। अगर यहाँ से 6 महीने और नहीं भी ग्रो करती है, सो वन इज ही इज राइट, इट माइट करेक्ट, बट कोई जरूरी नहीं है करेक्ट हो सकता है आपका अर्निंग पार्ट जो है वो बढ़ जाए, तो वैल्यूएशन रीजनेबल थोड़ी हो जाए विज़ ग्लोबल मार्केट्स। बिल्कुल, तो आपके कुछ प्लान हैं कि जो आप जैसे आप जब पीएमएस में जाते हैं, क्लाइंट्स पूछते हैं, जनरली क्लाइंट्स का तो काम होता है पूछना कि कितना रिटर्न मिल जाएगा, निफ्टी यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आप क्या पिच करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि दैट निफ्टी कैन डबल इन 5.5 to 6 years यहाँ से। मैं 12% की रिटर्न की बात कर रहा हूँ, और वही हमारा देखिए, हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है और कॉर्पोरेट इंडिया की ग्रोथ मैं मानता हूँ 12 से 13% होने वाली है, और निफ्टी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कॉर्पोरेट इंडिया। तो 12 से 13% निफ्टी में रिटर्न आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको 12 से 13% चाहिए तो आप निफ्टी का इंडेक्स फंड ही ले लीजिए, आप ये स्टॉक स्पेसिफिक मत जाइए। जैसे रजत ने इनिशियल फर्स्ट आंसर में बोला था, आपको क्या ब्रैकेट में रिटर्न चाहिए उस हिसाब से आप एसेट क्लास चूज करिए, आप इंडेक्स फंड ले लीजिए। आप एक्टिवली 2 से 3% आउट परफॉर्म करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड लीजिए। आप उसको 2 से 3% आउट परफॉर्म करना चाहते हैं, आप पीएमएस लीजिए, डिपेंडिंग ऑन किस कैटेगरी का लेते हैं। हम क्लाइंट्स को ये बोलते हैं, रिटर्न तो बात होती नहीं है, हम ये बोलते हैं हम उस बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका अंडरलाइंग अर्निंग जो है वो 20-21% से ग्रो कर रहा है। अब स्टॉक का जो रिटर्न है इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपनी ग्रोथ। अब वो रिटर्न कई बार अपफ्रंट हो जाता है बिकॉज मार्केट में सेंटीमेंट अच्छा होता है, कई बार वो आता ही नहीं है। अब 2020 में जो लास्ट के 2 क्वार्टर में नंबर्स आए स्टॉक मार्केट के, तो रेवेन्यू तो था ही नहीं, बट देयर इज कैश फ्लो फ्रॉम आउटसाइड मार्केट, जहां 0% पे पैसा आके प्रिंट होके आ रहा था इकोनॉमी में। तो आई थिंक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि नेक्स्ट 7-8 years आर फॉर इंडिया, एंड इंडिया विल एंड शुड डू वेरी वेल। सो बिल्कुल, तो रजत भाई क्या प्लान है दिवाली के? बस आज का तो कोई अभी का तो कोई खास प्लान नहीं है। आई जस्ट विश हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और क्षितिज भाई, आपके कुछ प्लान्स कि इस दिवाली से लेकर मैं नेक्स्ट दिवाली तक क्या करने वाला हूँ अपनी लाइफ में? एक पर्सनल क्वेश्चन। सो कुछ नहीं, मैंने हमेशा बोला कि दैट अ फिट बॉडी अ फिट माइंड, सो मैं फिटनेस में बिलीव करता हूँ। आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड, इस ऑफ स्क्रीन रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरे देखने से तो मार्केट ना बढ़ेगी ना कम होगी। सो ऑफ स्क्रीन रहना है और अपने कंटेंट पे काम करते रहना है। हम लोग यहाँ बात करते हैं, हम मतलब अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, बट हम सब अच्छे स्टूडेंट हैं कैपिटल मार्केट के, हम रोज़ इवॉल्व हो रहे हैं। सो हमारी बात को आप एक डिस्कशन के मोड पे लीजिए और अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोनों एक्सपर्ट हमें बताते हुए, यहाँ क्षितिज भाई ने बताया कि निफ्टी 5 साल में डबल होने की कैपेबिलिटी रखता है। और अगर हम देखें भी तो जब मोदी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी उस समय पर निफ्टी करीब 7,000 पर चल रहा था, और प्री मोदी एरा अगर हम देखें तो जो सितंबर में, जब सितंबर 2013 में आई रिमेंबर कि निफ्टी करीब 6,000 पर था और वहाँ से 7,000 हुआ जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, और जब 7,000 से अब हम 18,000 के लेवल्स के आसपास आ जाते हैं, तो हमने करीब 8 साल में हम डबल से भी ज़्यादा 2.5x हम पहुँच चुके हैं। अगर हम यहाँ से 2 गुना होने की बात करते हैं अगले 5 साल में, वो भी तब जबकि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, तो यहाँ पर इक्विटी मार्केट में ऐसा गेस्ट मानते हैं हमारे कि यहाँ से हम डबल होने वाले। रियल एस्टेट में आप पहला घर जरूर लीजिए, गोल्ड में आप कम से कम अपने पोर्टफोलियो का 10% इन्वेस्ट कीजिए। बॉन्ड मार्केट अभी थोड़ा शांत है तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। करेंसीज में इंडियन रुपी भी आने वाले समय में ठीक हो सकता है, क्योंकि डॉलर की जो एक एक्सेप्शनल मूव है वो हो सकता है कि कुछ हद तक पीक आउट करता हुआ दिखाई दे। तो फिलहाल पहला पैसा पॉलिसी बाजार में इतना ही। हम फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ और नई चर्चा करेंगे। सभी को हैप्पी दिवाली एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।